हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं टेक मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसकी चार शर्तें होती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चार शर्तों में कॉन्ग्रुएंसी को कंप्लीट करा जाता है, जिसमें एक ऐसी शर्त होती है जो कि नीचे आप देख पा रहे होंगे, ट्रिपल ए की जो कंडीशंस होती है वो फॉलो नहीं करती है। अब हम उन चारों शर्तों के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहली शर्त लिखा गया है ट्रिपल एस सर्वांग समता। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जहां जहां भी यस लिखा गया है उसका मतलब होता है साइड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं भुजा। ठीक है। और जहां भी ए लिखा गया है उसका मतलब होता है एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोण। क्लियर? अब ये आप जहां जहां भी यस देखोगे वहां वहां साइड आपको लेना है, और जहां भी ए देखोगे वहां पे मतलब क्या लेना है? एंगल लेना है। ठीक है। अब अगर हम ट्रिपल एस सर्वांग समता की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, तो क्या होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज, ठीक है, जैसे मान लो मैंने दो त्रिभुज ले लिया है ए बी सी एंड सेकंड इज दैट पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज अगर ले लिया जाए और इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। देखो, सर्वांग समता क्या होता है ना, कि पूरी प्रतिलिपि की तरह काम करती है। जैसे मान लो ये हाथ आपको दिख रहा है, अगर इसी के पीछे मैं अपना दूसरा हाथ लगा दूं तो आपको ये वाला हाथ नहीं दिखेगा। जैसे मान लो ये हाथ है, तो मैंने अपना हाथ लगा दिया, अभी आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जब सारे अंग समान हो। ठीक है, उसे सर्वांग समता कहते हैं। जैसा यहां पे लिखा गया है, सर्वांग समता का मतलब होता है सारे एंगल। अब पहली जो शर्त होती है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के, ध्यान सुनना, यदि किसी भी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में समान हो। जैसे मान लो अगर मैं ए बी बराबर पी क्यू ले लूं, ए बी बराबर मैं क्या ले लूं? पी क्यू ले लूं। फिर उसके बाद बी सी बराबर क्या ले लें? क्यू आर ले लें। और ए सी बराबर हम क्या ले लें? पी आर ले लें। तो इस तरह से जब किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। उसकी ये भी कंडीशन होती है कि तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपके सामने ऐसे दो त्रिभुज रख के दे देगा, उसकी माप लिख देगा। तो कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि ये किस शर्त के अनुसार सर्वांगसम है। तो आपको बस इतना जानना होगा कि अगर उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का मान समान हो। जैसे मान लो अगर ये भी 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, और यहां भी 3 और लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये यस 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 यानी कि ट्रिपल यस यानी भुजा 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 सर्वांग समता के शर्त के अनुसार सर्वांग सम होंगे। दूसरी शर्त पढ़ते हैं। तो दिया गया है साइड एंगल साइड। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, कि दो त्रिभुज, जैसे मान लो कोई दो त्रिभुज इस तरह से आपके बने हों ए बी सी, और फिर एक त्रिभुज बना हो पी क्यू आर। देखो ध्यान से समझना। और इसमें क्या हो कि मान लो इसकी साइड दी गई हो 3 4 और इसकी भी साइड दी गई हो 3 4, बट इनके बीच का ये एंगल दिया गया हो 60। तो कभी कभी अगर सिर्फ इतनी ही कंडीशन आपको दे दी गई हो तो आप देख सकते हो कि साइड फिर एंगल फिर क्या मिल रहा है? साइड। तो इस तरह से ये भुजा कोण भुजा की सर्वांग समता के शर्त के अनुसार एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मैंने चिन्ह आपके सामने बताया है, सर्वांग सम होंगे, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, इसको याद रखिएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल कैसे होगा? तो दो त्रिभुज अगर यहां भी इस तरह से दिए गए हो ए बी सी, बस आपको समझना है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक होता है, लोगों को ये टफ लगता है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। अब देखो यहां क्या बात किया है? एंगल। तो मान लो ये हमने 30 ले लिया। फिर क्या बात किया है? साइड। तो मान लो हमने इसको 5 ले लिया। फिर क्या बात किया है? एंगल। तो फिर यहां हमने कितना ले लिया? 40 ले लिया। ठीक है। तो याद रखो कि ये चित्र आपको याद रखने हैं, किस चित्र के अनुसार कौन सी शर्त हो रही है, किस चित्र के अनुसार कौन सी शर्त हो रही है। सिर्फ इतना याद रखोगे आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा। क्लियर? तो यहां से फिर अगर ये वाला एंगल भी 30 दिया गया है, ये वाला एंगल भी 40 दिया गया है, और ये वाली भुजा 5 दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है कि अगर इसको उठा के इस पे रख दिया जाए तो पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए।
ये चीज होती है सर्वांग समता। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है RHS। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, R मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि समकोण। क्या होता है? समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, याद रखना, हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और S का मतलब होता है भुजा। तो अगर किसी दो समकोण त्रिभुज की बात की जाए, हमेशा याद रखो, अगर कहीं भी समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ RHS सर्वांग समता के अनुसार सर्वांग सम हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके दो समकोण त्रिभुज इस तरह से दिए गए हो, एक A लिखा गया हो ABC और दूसरा लिखा गया हो PQR, और यहां पहला लिखा गया हो AB और C। तो यहां पे ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो पहला चीज तो आपको देखना होगा कि दोनों राइट एंगल होने चाहिए, यानी कि समकोण होने चाहिए। तो बिल्कुल दोनों समकोण है। दूसरी चीज क्या देखनी होगी? कर्ण जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 5 का है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 का होना चाहिए। एंड तीसरी चीज क्या देखनी होगी? आपको एक भुजा भी इनमें बराबर देखनी होगी, यानी अगर ये 4 की है तो ये भी भुजा कितनी की होनी चाहिए थी? 4 की होनी चाहिए। तो इस तरह से त्रिभुज की सर्वांग समता की 4 शर्तें होती हैं। मैंने नोट डाल के एक और चीज लिखा है कि कभी भी कोण 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 सर्वांग समता नहीं होती है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको दो त्रिभुज दे दिए जाएं और उनके कोण बराबर हो तो यह जरूरी नहीं है, ध्यान से समझना, कोण बराबर हो तो इसका मतलब यह नहीं जरूरी होता है कि मान लो ये 80 दे दिया गया, ये 50 दे दिया गया और ये भी 50 दे दिया गया। ठीक है, ये भी कोण 50 का ही है, ये भी 50 का ही है और ये भी 80 का ही है। तो यह कभी भी आवश्यक नहीं होता है कि इनकी सारी भुजाएं बराबर हो सकता है ये भुजा 4 की हो, ये 8 की हो जाए। तो जब ये 4 वाली भुजा है ये 8 को ढक ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि ये भुजा 4 की है और ये 2 की हो जाए, तो ये 4 वाली भुजा इसको तो पूरा ढक लेगी, लेकिन ये 2 वाली भुजा 4 को नहीं ढक सकती। तो सिंपल सी भाषा में समझो कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वांग समता का मतलब होता है कि जुड़वा मूवी का मैंने बताया था कि जिनकी शेप, साइज, आकृति सब कुछ एक समान हो उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं सीधी भाषा में। और समरूपता का मतलब होता है जिनका केवल रूप समान हो, उनकी साइज अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने फैन मूवी का आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें जो फैन होता है उसका और शाहरुख खान का रूप तो समान होता है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। तो इस तरह से हमारी ये सर्वांग समता थी। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपने स्लाइड पर पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग स्टार्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको इस तरह के चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से समझना। लिखा गया है, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको 4 तरह के प्रतिबंध बताए हैं। यस यस यस, इसका मतलब हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा। अगर किसी भी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम साइड 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 सर्वांग समता कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया साइड एंगल साइड, यानी किसी भी त्रिभुज की, किसी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हों तो उसे हम साइड एंगल साइड कहते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया है एंगल साइड एंगल, मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा अगर बराबर हो तो उसे हम कहते हैं भुजा कोण कोण भुजा कोण, जो सर्वांग समता होती है। एंड तीसरा, चौथा हमने लास्ट आपको बताया था दोस्तों, वो बताया था RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब जो होता है समकोण कर्ण और भुजा। अगर इस तरह का कोई समकोण त्रिभुज मिलता है तो उस समय हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं। देन हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है कि कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं, जैसा कि देख पा रहे होगे। लिखा गया है AC बराबर DF। अब आपके सामने ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनको बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो AC का मतलब हो गया ये वाली भुजा जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, और DF का मतलब हो गया ये वाली भुजा। मतलब कहा गया है कि जो AC है वो किसके बराबर है? DF के बराबर है। क्लियर। फिर लिखा गया है कि AB बराबर DE। तो AB मतलब ये वाली भुजा जो डॉटेड की जा रही है, और DE का मतलब ये वाली भुजा जो डॉटेड की जा रही है। क्लियर। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये AB है वो DE के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है, तो बचा क्या? BC बचा। ठीक है, और BC जो है वो EF के बराबर है। मतलब BC जो है वो किसके बराबर है? EF के बराबर है।
इट मीन्स दैट आप देख रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भुजाओं की बात की जा रही है, यानी ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हमारी कौन सी सर्वांग समता की शर्त फॉलो करेगी? तो वहाँ पे फॉलो करती है भुजा भुजा भुजा। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऐसे आपको चित्र दिया जाएगा और उसमें दे दिया जाएगा, ये कंडीशंस लिखी जाएगी। देखो मैंने आपको सर्वांग सम का चिन्ह भी बताया है अभी थोड़ी देर पहले। तो वो कंडीशंस दे करके आपसे पूछेगा कि ये किस तरह के प्रतिबंध को फॉलो करता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि यस 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 के प्रतिबंध को फॉलो करता है, क्योंकि ये भी हमारी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अगला हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है JX बराबर RP के। JX बराबर अगर RP लिखा गया है तो आप इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे, इन दोनों में तो देखो JX बराबर क्या लिखा गया है? RP लिखा गया। फिर लिखा गया है RQ बराबर JY, तो RQ बराबर क्या लिखा गया है? JY लिखा गया। फिर लिखा गया है कोण PRQ। देखो PRQ कैसे बनेगा? P से शुरू करोगे, R जाओगे, फिर Q जाओगे, मतलब किस कोण की बात कर रहा है? ये वाले कोण की बात कर रहा है। इसी तरह से लिखा गया है कोण XZY, यानी X से शुरू करेंगे, Z पे जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे? Y पे जाएंगे। कोण कौन सा बनेगा? ये वाला। मतलब ये दोनों साइड हैं और ये बीच में क्या है? इसके एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड। ये खुद देखो अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो ये कौन सी सर्वांग समता की शर्त फॉलो कर रहा है? साइड एंगल साइड, जो कि मैंने आपको बताया। तीसरा जो शर्त दिया गया है यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है? तो देखो यम यल यन, आप लोग ऐसे देखोगे यम यल और फिर यन, यानी ये वाला कोण फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया एंगल, ऐसे निकाला करो अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा। फिर क्या लिखा गया है कि यन यम यल, तो लिखा गया है यन यम यल, मतलब इस तरह से हम चलेंगे इधर, तो ये वाला एंगल, तो एंगल एंगल हो गया, ठीक है। फिर लिखा गया है यहाँ पे ML इज इक्वल्स टू FG, तो जो ML है ये आपके किसके बराबर है? FG के बराबर है। तो हमारी कौन सी सर्वांग समता की शर्त आ रही है? तो देखोगे ये एंगल हमारा हो गया, यहाँ पे साइड मिल रहा है, फिर हमारा क्या मिल रहा है? एंगल। इट मीन्स दैट हमें कौन सी सर्वांग समता मिल रही है? एंगल साइड एंगल। कौन सी सर्वांग समता मिल रही है? एंगल साइड एंगल। तो जो तीसरा वाला है यहाँ पे एंगल साइड एंगल मिल रहा है, दूसरे वाले में साइड एंगल साइड मिल रहा है और पहले वाले में साइड 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 सर्वांग समता मिल रही है। एंड लास्ट जो दिया गया है यहाँ पे लिखा गया है EB बराबर DB। याद रखो EB बराबर DB, और ये दोनों के दोनों हाइपोटेन्यूज हैं। हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? कर्ण हैं। कर्ण का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब ये 90 अंश कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कोण A बराबर कोण C और बराबर किसके? 90 अंश के। तो देखो यहाँ पे कोण A 90 अंश है और कोण C भी क्या है? 90 अंश है। और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? तो वो हमेशा हमेशा कर्ण कहलाती है। यानी हाइपोटेन्यूज तो हमें मिल गया, अब हमें राइट एंगल भी मिल गया। ये आप देखो राइट एंगल मतलब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण होता है राइट एंगल का मतलब। फिर लिखा गया है AE बराबर BC के, यानी ये जो भुजा है AE बराबर BC के। तो यहाँ पे देखो ये दो भुजाएं, एक राइट एंगल और एक कर्ण। देखो तो यहाँ पे हो गया राइट एंगल, ध्यान से समझना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी हमारी चौथी कंडीशन फॉलो हो रही है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड की। तो RHS का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अगर आप लिखोगे तो समकोण कर्ण और भुजा लिखा जाता है इस त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्त को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, आप देख रहे होगे त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN के। देखो ART थोड़ा सा देख लिया करो, ART सर्वांग सम है किसके? PE और N के। तो अगर इस तरह की कंडीशन दी गई हो तो उसमें नंबर 1 लिखा गया है, यदि आप साइड 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 सर्वांग समता यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है क्या चीज? AR किसके बराबर होगा? तो देखो AR इस तरह की इस वाली भुजा की बात किया जा रहा है, तो AR जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा PE के। क्योंकि देखो बिल्कुल सेम टू सेम सर्वांग सम का मतलब मैंने बताया था कि ये आकृति जो PEN है ये ART को जब पूरी तरह से ढक ले,
ढक ले तब हम कह सकते हैं ये दूसरे को सर्वांग सम है। और जब ढकेगी तो ये जो PE भुजा है आपकी, जो PE वाली भुजा है, ये भुजा AR वाली भुजा को बिल्कुल से ढक लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब AR बराबर हमें क्या लिखना होगा, PE लिखना होगा। RT बराबर हमें क्या लिखना होगा, तो आप देखो RT का मतलब इधर चल रहे हैं, तो RT बराबर हमें लिखना होगा EN। याद रखो इस चीज़ को, इस तरह से भी सवाल आपसे पूछता है। फिर AT बराबर हमें क्या लिखना होगा, तो A से लेके T आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना हम किधर से किधर चल रहे हैं। तो AT बराबर हम फिर लिखेंगे P से N तक। ठीक है, AT बराबर हम क्या लिखेंगे, P से N तक। अगला सवाल दिया गया है, यदि यह दिया गया है कि कोण T बराबर कोण N के, यानी ये जो कोण T है, ये जो कोण T है ये किसके बराबर है, कोण N के बराबर है। तो इसका मतलब हमें एंगल मिल गया है और आपको साइड एंगल साइड प्रतिबंध प्रयोग करना है। तो आपको आवश्यकता होगी किस चीज़ की, RT बराबर होगा किसके, RT किसके बराबर होगा। तो देखो अगर T जो है वो यहाँ पे है और ये RT हमें दिखाना है, तो RT हमेशा बराबर होगा किसके, EN के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, EN। और जो PN है ये किसके बराबर होगा, तो देखो PN हमारा नीचे आ रहा है, तो PN जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, AT के। तो हम यहाँ लिख देंगे AT के। ठीक है, अब इस तरह से देखो यहाँ पे साइड मिल गया, फिर यहाँ पे एंगल मिल गया, फिर यहाँ पे क्या मिल गया, साइड मिल गया। इस तरह से हमने साइड एंगल साइड दिखा दिया। ठीक है, अगला दिया गया है, यदि दिया गया है कि AT बराबर PN के, अगर AT जो है, ये जो AT आपकी नीचे आ रही है ये किसके बराबर है, PN के बराबर है। और एंगल साइड एंगल का प्रतिबंध दिखाना है, एंगल साइड एंगल का प्रतिबंध दिखाना है। तो देखो हमें साइड तो मिल गया। ठीक है, ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ एक पूरा क्लियर पिक्चर से थ्रू, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़े करकट हो गए हैं, उनको थोड़ा सा स्वच्छता अभियान मोदी जी की तरह थोड़ा सा दूर करके फिर पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है क्वेश्चंस में कि लिखा गया है कि AT बराबर PN के, यानी ये जो AT है ये किसके बराबर है, PN के बराबर है। तो ये हमारी साइड मिल गई। अब हमें दिखाना क्या है, एंगल साइड एंगल। जुगाड़ देखो, ये साइड कहाँ पे है, बीच में है। इसका मतलब ये साइड अगर बीच में है तो हमारे जो एंगल दोनों होंगे वो यहाँ पे होंगे और एक यहाँ पे होगा, क्योंकि P के बाद हम इस साइड को लेंगे फिर इस एंगल को लेंगे। तो यही दोनों चीज़ें होंगी, यहाँ से हमारा एंगल मिलेगा और यहाँ से भी हमें एंगल मिलेगा, तब हम एंगल साइड एंगल दिखा सकते हैं। यानी यहाँ भी हमारा हमको क्या लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा, और यहाँ से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो कोण P होगा, जो कोण P होगा वो कोण A के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कौन किसके बराबर होगा, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, यानी कोण P जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, कोण A के। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कोण P आपको दिखाना है तो दो तरीके से दिखा सकते हो। एक दिखा सकते हो कोण EPN, ध्यान से समझना, E से लेके P तक जाओगे फिर N तक जाओगे, यानी इसी कोण की बात कर रहे हो। EPN बराबर होगा कोण RAT के। तो RAT कोण RAT के, और एक्चुअल में हम इन्हीं जो बीच में आते हैं इन्हीं की ही हम बात करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो यहाँ पे लिखा गया है दूसरे कंडीशन में हम क्या दिखाएंगे, तो हमने तो अभी ये केवल कोण P और A को बराबर दिखाया, अब हमें क्या दिखाना है, T को दिखाना है और N को बराबर दिखाना है। तो N को कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ENP, तो लिख सकते हैं कोण ENP बराबर होगा किसके, हमें T को बराबर दिखाना है तो लिख सकते हैं RTA के, कोण RTA के। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो कि दिया गया है, लिखा गया है कि आपको तो त्रिभुज दिए गए हैं जो कि सर्वांगसम दर्शाना है आपको, और उसमें से कौन कौन सी कंडीशन आप फॉलो कराओगे उसके बारे में देखना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, लिखा गया है त्रिभुज AMP, यानी AMP ये वाली त्रिभुज को, और त्रिभुज AMQ यानी ये वाले त्रिभुज को दर्शाना है, क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो आप कौन सी कंडीशन के कारण आप सर्वांगसम दिखा सकते हो, मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। अब आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे 2 बिंदु लिखे गए हैं और यहाँ पे भी 2 डॉट खींचे गए हैं, इसका मतलब जो PM है वो MQ के बराबर है। तो PM जो है वो MQ के बराबर है। आपको कारण बताना है भुजा,
कारण क्या बताना है, भुजा। यहाँ पे जो PM है वो QM के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो भुजा के कारण बराबर है, दोनों भुजाएं हैं। फिर लिखा गया है यहाँ पे कोण PMA बराबर है कोण QMA के, यानी कोण PMA, ये जो दोनों कोण आप देख रहे हो ये दोनों बराबर हैं। तो क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कोण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, AM बराबर है AM के। तो ये जो AM बीचों बीच लिखी गई है, अगर आप दो त्रिभुजों में इसको अलग करोगे तो ये AM आपको 2 बार मिलेगी। ठीक है, इस तरह से AM इस P के साथ भी मिलेगी और इस तरह से AM आपके इस Q के साथ भी मिलेगी, इसलिए ये दोनों AM जो हैं वो बराबर हैं। और ये भी किसके कारण बराबर है, तो भुजा के। तो हमारी जो सर्वांग समता की शर्त आएगी दोस्तों, वो आएगी साइड मतलब भुजा मतलब साइड, कोण का मतलब एंगल, फिर भुजा मतलब साइड। तो इसे हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये हमारे त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चौथा सवाल हमारा लिखा गया है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश। कोई त्रिभुज है, बना लेते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR, तो उसको भी बना लेते हैं। तो PQ और R को हमने बना लिया। अब कोण A बराबर लिखा गया है 30 अंश, ध्यान से समझना। फिर लिखा गया है कोण B बराबर 40 अंश, कोण C बराबर 110 अंश। फिर लिखा गया है कोण P बराबर भी 30 अंश, कोण Q बराबर 40 अंश और कोण R बराबर 110 अंश। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जरूरी नहीं है ये दोनों त्रिभुज इसी आकृति के हों, कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज की आकृति बढ़ सकती है, कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोण मान लो 30 ही का रहा हो। जैसे मान लो, एक सिंपल सी बात बताता हूं, किसी छोटे बच्चे की 2 उंगलियों के बीच का जो कोण होगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटे बच्चे की, वो अगर मान लो 30 है, तो उस इंसान के, उसी बच्चे के जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तब भी उसके अंगुलियों के बीच का कोण 30 ही रहेगा। इस चीज को समझना ध्यान से। इसका यह अर्थ नहीं कि यह जो बड़ी अंगुली है, यह इस छोटी अंगुली को पूरी तरह ढक ले। नहीं, ये पूरी तरह ढकने का मतलब क्या होता है कि ये ना बाहर जाए ना इससे छोटी हो, या दूसरी भाषा में इसका यह अर्थ नहीं कि यह जो छोटी अंगुली है, जो छोटी अंगुली थी बच्चे की, वह बड़ी अंगुली को ढक ले। और जब तक ढकना नहीं होगा, ध्यान से समझना इसी चीज को, जब तक ढकना नहीं होगा यानी अध्यारोपण नहीं होगा, तब तक हम त्रिभुज को सर्वांग सम कह ही नहीं सकते हैं। किसी भी आकृति की सर्वांग समता उसके ढकने पर निर्भर करती है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से त्रिभुज के 2 भुजाओं की माप चाहे जितनी बदल जाए, अगर उनके देखो उनके कोणों की माप जो है ना वो फिक्स हो सकती है, भले ही उनकी भुजाओं की माप बदल जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सर्वदा मतलब होता है हमेशा के लिए यह सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। तो याद रखना, कभी भी कोण के प्रतिबंध से कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होता है। उसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, उस छोटे बच्चे के उंगली के बीच भी उतना ही कोण बनेगा जितना जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके उंगली के बीच बनेगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि छोटे बच्चे की उंगली उस बड़े बच्चे की उंगली को ढक सके। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यह सर्वांग समता की शर्त नहीं होगी, यानी कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन फॉलो करती है वह नहीं हो सकती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि एंगल जो होता है, अब देखो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि चाहे छोटी उंगली हो चाहे उंगली बड़ी हो, उसके एंगल से हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसकी सर्वांग समता एकदम बनेगी। आप याद रखना कि इसके पहले जो तीनों शर्त पढ़ते हैं उसमें हमें साइड जरूर मिलता है, चाहे हम इस तरह से पढ़ें चाहे हम इस तरह से पढ़ें। यहाँ पे भले 2 कोण मिलते हैं लेकिन उनमें से एक भुजा भी मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखना कि आपको अगर तीनों कोण कहीं मिल रहे हैं तो वह कथन हमेशा क्या होगा, असत्य होगा, वह सत्य नहीं होगा। अब यहाँ पूछा गया है सवाल, क्या यह कथन सत्य है? अगर सत्य है तो क्यों है या क्यों नहीं है, इस चीज का कारण बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कारण भी लिखा है, मैंने शुरू में पढ़ाते समय भी बताया था
लिखा गया है यह आवश्यक नहीं कि बराबर संगत कोणों के दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, ऐसे सुमेलनों में इनमें से एक दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको उंगलियों का एग्जाम्पल दिया कि जो एक है वो दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। वे सर्वांग सम होंगे यदि वे एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपि हों। जैसा कि मैंने आपको जुड़वा मूवी का एग्जाम्पल दिया था कि जब एक दूसरे की सेम टू सेम प्रतिलिपि होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। लेकिन अगर फैन मूवी का आप एग्जाम्पल ले लोगे तो जो रियल शाहरुख खान थे और जो फैन था उसमें डिफरेंस था। फैन थोड़ा छोटा दिखता है, थोड़ा पतला दिखता है, और जो रियल दिखता है वो काफ़ी इससे बड़ा दिखता है। सो यहाँ पे सर्वांग समता नहीं होगी, समरूपता हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगी, सर्वांग समता होगी। यानी सभी अंग समान होने चाहिए, केवल कोण नहीं समान होना चाहिए, उसकी भुजाओं भी समान होनी चाहिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है आकृति दो त्रिभुज आकृति में दो त्रिभुज ART OWN सर्वांगसम हैं जिनके संगत भागों में को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT, जो त्रिभुज RAT यानी ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम होगा किसके, इसके। तो किस बेस पे हम लिख सकते हैं, हमें तो पहले ये बताना पड़ेगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण T है, ध्यान से समझना, त्रिभुज RAT तभी सर्वांग सम होगा जब कोण T किसके बराबर होगा, कोण यन के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण T जो बराबर है वो किसके बराबर है, कोण यन के। ठीक है, फिर अब चूंकि RAT से स्टार्ट किया गया है और एक लाइन यहां खींची गई है, तो आप दूसरे वाले चित्र में देखो एक लाइन कहां खींची गई है, तो W के पास खींची गई है। तो यानी कि कोण W जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा कोण R के बराबर होगा। अब देखो त्रिभुज यहां R से स्टार्ट किया गया है, तो याद रखो कि अगला त्रिभुज ये R किसके बराबर निकल रहा है, W के बराबर। तो अगला त्रिभुज यहाँ पे हम क्या नाम जब लिखना शुरू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। नाम लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे R से शुरू किया गया है तो R किसके बराबर आ रहा है, W के। यानी एक ही लाइन इसके पास थी और यहाँ भी एक लाइन पास थी इसके, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, W। अब दो लाइन A के पास है, ध्यान रखना A के पास कितनी है, दो लाइनें, और O के पास कितनी है, दो लाइनें। इसका मतलब O जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। O जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। मतलब अगला जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, क्योंकि A का अपोजिट हमें क्या मिल रहा है, O मिल रहा है। अब T का अपोजिट हमें क्या मिल रहा है, यन मिल रहा है। तो हमारा जो त्रिभुज तैयार होगा वो निकलेगा, रैट जो है वो ओन के बराबर होता है, WON वॉन के बराबर होता है। अगला लिखा गया है कि कथनों को पूरा कीजिए, तो लिखा गया है त्रिभुज BCA। इसी तरह से आपको फिर निर्धारित करना है कि त्रिभुज BCA कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो आपको डिसाइड करो कि B का अपोजिट आपको कौन सा मिल रहा है। अगर BCA की बात करोगे तो ये वाले साइड की हम बात करेंगे, और अगर हम इधर आ जाएं ऊपर के साइड में तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो BAT करके बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे B में देखो दो डॉट है, तो यहाँ पे हम B ही लिख सकते हैं, B की जगह पे B ही लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज B। उसके बाद अगर आप C की तरफ गए होगे तो एक बिंदु दिखा होगा, तो हम बिंदु कहाँ पाएंगे, T के पास पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, T। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद देखो A का अपोजिट हमें क्या मिलेगा, A के पास क्या मिला है, राइट एंगल। तो यहीं पे हमें राइट एंगल मिल रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे BTA। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से Q के पास हम अगर जाएंगे तो Q के पास यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे देखो Q के पास डॉट है, तो यहाँ पे किसके पास डॉट है, यस के पास डॉट है, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज यस। उसके बाद R के पास अगर हम जाएं तो याद रखना QR के पास हमें क्या मिल, सॉरी हम यस नहीं लिखेंगे, ये तो QRS इसी त्रिभुज की बात कर रहा है। हम इधर आएंगे तो देखो यहाँ पे जो Q है, ठीक है, उसके पास डॉट है और RS की बात कर रहा है, सॉरी अगर QRS के लिए हम जाएंगे तो इस Q के पास एक लाइन खींची गई है एंगल पे, और आप यहाँ मिलाओगे तो एक लाइन कहाँ पे मिल रही है, T के पास मिल रही है। तो हमारा त्रिभुज बनेगा T। फिर उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, R के पास, और R के पास हमें कितना मिला है, दो लाइन मिला है। तो दो लाइन कहाँ मिल रहा है, P के पास मिल रहा है, यानी TP। फिर उसके बाद यस के पास एक डॉट मिला है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा कोण त्रिभुज बना जाएंगे, तो TPQ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग सम हो। ठीक है, तो आपको एक वर्ग शीट, मान लो इस तरह से एक वर्ग शीट आपको मिलेगी और आपको दो त्रिभुज ऐसे बनाने हैं जो सर्वांग सम हो। तो आप अगर इसके विकर्ण को खींच दोगे ना, तो ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, देखो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी ओ होगा। अगर आप इसका नाम दे दो इस वर्ग शीट का, तो ए बी सी डी बनेगा। तो एक त्रिभुज आपका बनेगा ए बी डी, एक त्रिभुज बनेगा कुछ इस तरह से, जिसका नाम मिलेगा आपको ए बी और डी। ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ध्यान से समझना, कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसका नाम मिलेगा बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ए डी ए है और ये भी ए है, और यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, और अगर आप पढ़े हो वर्ग, तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी ये कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। तो ये C भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अब आपको एक और सर्वांग समता की शर्त बताई गई थी, जिसमें सबसे पहला कोण ही आता है राइट एंगल, जिसे हम समकोण कहते हैं। फिर उसके बाद कर्ण, देखो यहाँ भी BD है और कर्ण यहाँ भी क्या है, BD ही है, यानी H मिलेगा हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। और साइड देखो यहाँ भी A है, चाहे आप BC ले लो, चाहे जो साइड ले लोगे, यहाँ से देखो चाहे जो साइड आप उठा लोगे तो आपको साइड भी मिलेगी। इसका मतलब जब हम उस त्रिभुज को बनाएंगे तो वह सर्वांग सम किसके आधार पर होगा, RHS सर्वांग समता के आधार पर वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। फिर लिखा गया है, पहली चीज़ तो हमें ऐसा त्रिभुज बनाना था कि वो सर्वांग सम हो, दूसरा बनाना था कि तो वह सर्वांग सम न हो। तो उसे सर्वांग सम नहीं होना है, तो उस त्रिभुज को हम कैसे बनाएंगे, तो इसी पे हमें बनाना है, वर्ग शीट पे ही हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जो सर्वांग सम ना हो। तो हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आप खुद विचार कीजिएगा, इसके बारे में आप खुद बताइएगा, आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो उनका जो परिमाप होगा वह जरूरी नहीं है कि आवश्यक हो, बराबर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे ABC और PQR सर्वांगसम हो जाए। जो आकृति दी गई है उसमें एक अतिरिक्त युग्म बताना है जिससे ABC और PQR सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया, तो अगर हम देखेंगे तो ABC में हमें राइट एंगल मिल रहा है, इसमें भी हमें राइट एंगल मिल रहा है, ध्यान से समझना। अब जब राइट एंगल मिल जा रहा है तो देखो यह R जो है इसके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, R के सामने क्या खींचा गया है, डबल क्रॉस। और इसका मतलब यह जो R है और C के सामने क्या खींचा गया है, डबल क्रॉस। इसका मतलब कोण R कोण C के बराबर है। अभी ध्यान से समझना, यहीं खत्म नहीं होता है। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। ध्यान से सुनना, मतलब R के सामने कौन सी भुजा है, PQ। हमें राइट एंगल मिला है ना, इसका मतलब हम जब भी संबंध बनाएंगे तो RHS का बनाएंगे। तो राइट एंगल मिल गया, लेकिन हमें अब साइड की जरूरत है, क्योंकि कर्ण तो हमारा निर्धारित है, AC होगा और यहाँ पे क्या होगा, PR होगा। अब हमें साइड निकालना है, एंगल नहीं निकालना है। तो साइड हम कैसे निकालेंगे, तो जब भी दो कोण बराबर होते हैं, जैसे R और C बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं भी, यानी PQ और AB दोनों बराबर होंगे। यानी PQ बराबर होगा किसके, AB के। तो हम यहाँ पे एक संबंध दिखाएंगे, PQ बराबर होगा AB के। फिर उसके बाद दिखाएंगे जो कोण Q है वह बराबर होगा किसके, कोण B के। और एक और चीज दिखाएंगे, वो दिखाएंगे AC बराबर होगा किसके, PR के। अब देखो ये जो कोण आपको बराबर दिख रहे हैं ये राइट एंगल हैं, Q और B दोनों राइट एंगल हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि Q और B दोनों क्या है, राइट एंगल हैं। फिर PQ और AB, यानी जो PQ है और ये जो AB है, ये दोनों क्या है, साइड हैं, यानी भुजाएं हैं, यानी यस है। ठीक है, उसके बाद AC और PR दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं RHS संबंध से हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है, चर्चा कीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। तो कैसे सर्वांग सम है, देखो यहाँ भी राइट एंगल का है दोस्तों, तो ये आप लोग खुद से लगाओगे और आप लोग रीजन बताओगे कैसे सर्वांग सम है। पहला रीजन तो यही हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं,
दूसरा रीजन ये हो, देखो यहाँ पे डबल लिखा गया है, यहाँ पे भी डबल लिखा गया है, मतलब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हैं। और तीसरा रीजन ये हो जाएगा कि समकोण के सामने का जो कर्ण होता है यह दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा तीनों रीजन मिल जाता है, जिसमें कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। फिर उसके बाद ये दोनों कर्ण यानी AC और DF, तो AC और DF एक दूसरे के बराबर है, तो ये राइट एंगल हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कर्ण हो गया। और हमारा एक साइड जब हम लेंगे, अगर हम एक साइड लेंगे तो ये BC और जो DE है यानी कि BC बराबर DE से हमें एक साइड मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा RHS जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सेशन और आपकी मैथमेटिक आज कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नई चीज़ें, न्यू चीज़ें मैं लॉन्च करने वाला हूँ। नए तरीके से हम कैसे पढ़ाई को कर सकते हैं और कैसे कैसे हम और अच्छे से अब अपनी मैथमेटिक को पूरी पकड़ बनाएंगे। क्योंकि देखो अभी तक हमने ना समुद्र में जाके बस इतना देखा था कि मोती के कितने लेवल है, अब हम उन मोतियों में से कितनी मोती अपने पास सजो सकते हैं इसके हम तरीके देखेंगे। यानी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को और साथ ही साथ ऐसे ट्रिक्स को पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो और बोलो उनसे कि पूरी मैथमेटिक्स खत्म करा दी गई है यानी कि पढ़ा दी गई है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।